नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जंतु जगत के बारे में और जंतु जगत में हम देख रहे हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। जब हम जंतु जगत का वर्गीकरण देखते हैं तो हम जंतु जगत को मुख्य रूप से 11 संघों में विभाजित करते हैं। ये जो 11 संघ होते हैं ये दो समूह में होते हैं। एक होते हैं नॉन कोर डेटा और दूसरे होते हैं कोर डेटा। नॉन कोर डेटा होते हैं उसमें मुख्य रूप से 10 संघ आते हैं, जिनमें पहले नंबर पे आता है पोरीफेरा, दूसरे नंबर पे आता है सिलेंट्रेटा, तीसरे नंबर पे आता है टीनोफोरा, चौथे नंबर पे आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, पांचवें नंबर पे आता है एस्केहेल्मिन्थीज। और इन पांचों जो आपके संघ हैं इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो नेक्स्ट दो संघ हैं, पहला संघ जिसे हम बोलते हैं एनेलिडा और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थोपोडा। ये जो दो महत्वपूर्ण संघ हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके साथ साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे संघ कौन सा, एनेलिडा। देखो, जो एनेलिडा संघ होता है, इस संघ की जो सबसे मुख्य विशेषता होती है कि इस संघ के जो जीव होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, खंडन पाया जाता है। कहने का मतलब इनमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इनके जो जीव होते हैं, जैसे मान लो कि इनके जो भी जीव होते हैं इनमें क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, अर्थात शरीर होता है ये खंडों में विभाजित होता है। ये इस संघ की सबसे मुख्य क्या है, विशेषता। और ये जो खंड होते हैं ये शरीर के अंदर भी होते हैं, अर्थात उनकी जो शरीर के अंदर की पूरी संरचना है वो खंडों में ही विभाजित होती है। और ये खंड होते हैं हमें बाहर भी दिखाई देते हैं। ये इस संघ की सबसे मुख्य विशेषता है। जो ये खंड होते हैं अंदर की ओर भी पाए जाते हैं और इस घटना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। किसके खंड बाहर तो दिखते ही दिखते हैं, इसके अलावा इसके शरीर के अंदर भी ये खंड पाए जाते हैं। ये इस संघ की सबसे मुख्य विशेषता है और इसी के कारण होता है इसका नाम रखा गया है एनेलिडा, क्योंकि इसमें एक शब्द आता है जिसका नाम है एन्यूल। और एन्यूल का जो मतलब होता है वो होता है वलय। एन्यूल का मतलब क्या होता है, वलय। अर्थात इनके शरीर पर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ रिंग जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, एन्यूल पाई जाती हैं, और इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, एनेलिडा कहते हैं। ये इस संघ की सबसे मुख्य विशेषता होती है। और यदि इस संघ का मैं सबसे प्रमुख उदाहरण आपको बताऊं तो वो है केंचुआ। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। ये जो केंचुआ होता है ये खाद को खाते हैं और खाने के बाद में उसको जब बाहर निकालते हैं तो उस अपशिष्ट को हम एक विशेष प्रकार के नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। और ये वर्मी कंपोस्ट होता है, ये फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक जैविक खाद होता है। इस कारण वो केंचुआ होता है वो इसी संघ का क्या होता है, प्राणी होता है। अब इस संघ की क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी जो इसके तंत्र होते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, ये सब कुछ हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कि एनेलिडा है, इस संघ के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनके शरीर पर समान आकार वाले क्या होते हैं, खंड पाए जाते हैं, अर्थात सेगमेंट्स पाए जाते हैं। और ये जो खंड होते हैं ये केवल बाहर ही नहीं दिखते हैं बल्कि ये शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, अर्थात अंदर और बाहर दोनों तरफ पाए जाते हैं। और इस घटना को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि मेटामेरिज्म किस में पाया जाता है या क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर यदि इनको देखें तो हम देखेंगे कि इनका जो आहार होता है ये क्या खाते हैं और कहां पर रहते हैं। तो हमें देखने की जरूरत है, आप केंचुए से पता कर सकते हो कि ये कहां पर रहते हैं। ये वैसे देखा जाए तो अधिकतर नम मिट्टी होती है वहां पर, मीठे पानी में और इसके अलावा समुद्र में भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब
ये स्थल पर, स्थल और जल दोनों में पाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा इनका भोजन क्या होता है, ये भोजन में मिट्टी में उपस्थित जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं और जो छोटे जीव हैं उनको क्या करते हैं, खाते हैं। अर्थात मिट्टी में जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है वो मिले होते हैं उनको खाते हैं, खाद वगैरह जो अपशिष्ट हैं उनको भी खाते हैं, और साथ साथ में छोटे जीव होते हैं उनको भी खाते हैं। तो ये सामान्य तौर पर इनका आहार और निवास ऐसा होता है। अब यदि इनके कुछ लक्षणों के ऊपर बात की जाए तो जो एनेलिडा संघ होता है, क्योंकि हमने जो प्लेटी हेलमिंथीज हैं और जो एसके हेलमिंथीज हैं उनमें देखा था कि उनकी जो सम्मिति थी वो कैसी थी, द्विपार्श्व सम्मित थी। तो इसमें भी जो सम्मिति होती है वो कैसी पाई जाती है, द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। और इसके बारे में आपको बार बार बताया गया है कि द्विपार्श्व सम्मिति क्या होती है, कि जब किसी जीव को एक तल से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, और ये जो दोनों भाग होते हैं ये दायां और बायां भाग होता है। इस कारण इस सम्मिति को हम बोलते हैं द्विपार्श्व सम्मित। कहने का मतलब मान लो ये एक कोई जीव है और इसको ऐसे एक तल से हम दो बराबर समान खंडों में विभाजित कर दें तो एक भाग तो ये बन जाएगा आपका और दूसरा भाग ये बन जाएगा। तो ये दो क्या बन गए हैं, पार्श्व बन गए हैं। इस प्रकार की सम्मिति को हम द्विपार्श्व सम्मिति कहते हैं। भ्रूण होता है इनका कैसा होता है, त्रिस्तरीय होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इनका भ्रूण कैसा होता है, त्रिस्तरीय। हमने पिछले वाला जो संघ था उसमें भी देखा था कि जो भ्रूण का है वो त्रिस्तरीय पाया जाता है, अर्थात इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। और वो 3 परतें आप सबको पता होंगी, एक तो होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म और एक होती है मीजोडर्म। ये 3 परत पाई जाती हैं। इनके अंतर वास्तविक गुहा पाई जाती है, इनके अंदर वास्तविक गुहा पाई जाती है, अर्थात ये प्रगुह्य जीव होते हैं। अर्थात इनमें क्या होती है, वास्तविक गुहा पाई जाती है। ये कैसे जीव होते हैं, प्रगुह्य जीव होते हैं। और खंडों में बटा हुआ सच्चा आपका क्या पाया जाता है, सिलोम। क्या पाया जाता है, सिलोम पाया जाता है, या जिसे हम बोलते हैं गुहा पाई जाती है। यह हमें ध्यान रखना है। कौन से संघ में, एनेलिडा में। तो ये तो हो गए इनके लक्षण। अब यदि इनके विशिष्ट लक्षणों के बारे में बात करें कि एनेलिडा जो संघ होता है उसके कौन कौन से विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, यह भी आपको बताया था मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म अभी आपको बताया था कि इसके जो खंड होते हैं बाहर भी दिखाई देते हैं और अंदर भी पाए जाते हैं, और ऐसे खंडों को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। अर्थात सेप्टा मतलब खंड, सेप्टा मतलब जो उन खंडों को विभाजित करने वाली जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेप्टा। सेप्टा अंदर और बाहर होते हैं, वहां पाए जाते हैं, और खंड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पष्ट होते हैं। अधिकांश वर्गों में जो सेटा होता है नामक छोटे ब्रश जैसे बाल पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि इनका मान लो ये जीव है तो इसके जो भी खंड हैं, जो खंड हैं इनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसे बाल जैसी संरचना पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेटा कहते हैं, सेटा कहते हैं। सीलेटेड एपिथेलियम से ढकी हुई त्वचा होती है। सीलेटेड का मतलब ये बाल जैसी संरचना होती है, ये पाई जाती है, और इस त्वचा के ऊपर आपकी क्या पाई जाती है, एपिथेलियम। अर्थात ये जो त्वचा होती है एपिथेलियम से बनी होती है। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि इनका जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन घुला हुआ रहता है। हीमोग्लोबिन इनके रक्त में घुला हुआ पाया जाता है, और इनमें पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। अर्थात यदि इन्हें खंडों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक खंड है वो टूटकर एक नया खंड बना सकता है, एक नया जीव बना सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है।
इसके बाद में यदि हम देखें तो जो एनेलिडा संघ होता है, इस एनेलिडा संघ में जो इनका संगठन का स्तर होता है वो पाया जाता है अंग तंत्र स्तर का। कहने का मतलब ये हो गया कि इनके शरीर में अलग अलग कार्य होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के तंत्रों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि पाचन है वो पाचन तंत्र के द्वारा होता है, श्वसन में कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं, तंत्रिका तंत्र भी कुछ विकसित हो जाता है। तो यहां पर यदि हम देखें तो इनका तंत्रिका तंत्र कैसा होता है। अब तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या हो गया है कि जैसे हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र होता है जिसमें मस्तिष्क होता है, इसके अलावा तंत्रिकाएं होती हैं, ये सब कुछ शामिल होती हैं, वैसे ही इनमें एक मस्तिष्क जैसी संरचना बनती है, एक मस्तिष्क पाया जाता है और उस मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, गेंगलिया कहा जाता है। गेंगलिया का मतलब क्या हो गया कि तंत्रिकाओं का जो एक समूह बनता है, तंत्रिकाओं का क्या बनता है, एक समूह है, और ये समूह होता है, यही वास्तव में इसका मस्तिष्क होता है। जैसे हमारे मस्तिष्क में भी बहुत सारी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, वैसे ही इनका जो मस्तिष्क होता है उसमें को क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं, और इसमें बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कहने का मतलब इनका तंत्रिका तंत्र होता है वो विकसित होता है। पेट पर दो लंबी क्या पाई जाती है, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसके जो गेंगलिया होता है उससे तंत्रिकाएं निकलती हैं और इसके पेट के हिस्से वाले से ऊपर निकलती हैं, और ये कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, दो लंबी तंत्रिकाएं होती हैं, और हर खंड में क्या पाया जाता है, गेंगलिया पाया जाता है। अर्थात ये तंत्रिकाओं का समूह होता है, ये हर खंड में पाया जाता है। तो ये हो गया इसका तंत्रिका तंत्र, अर्थात इसमें तंत्रिका तंत्र क्या होता है, विकसित होता है। इसके बाद में देखें इसका सहवनी तंत्र अर्थात परिसंचरण तंत्र, और क्या नाम बोल सकते हैं इसको, परिसंचरण तंत्र। अभी आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन होता है वो आपके रक्त में घुला हुआ पाया जाता है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। बंद रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। बंद का मतलब ये हो गया है कि जो रक्त वाहिनियां होती हैं, कैपिलरीज वगैरह होती हैं, बंद प्रकार का इसमें सहवन तंत्र पाया जाता है। इसमें एक मुख्य नलिका होती है वो पीठ की ओर होती है, और एक मुख्य नलिका होती है वो पेट की ओर होती है। जैसे हमारे भी दो सतह हैं, ये सामने वाली सतह हमारे पेट की तरफ की सतह है और पीछे वाली पीठ की तरफ की सतह है। तो इसमें भी एक जो रक्तवाहिनी होती है वो पीठ की ओर, और एक होती है वो कहाँ पे होती है, पेट की ओर होती है। तो इस प्रकार से इसमें सहवन तंत्र भी पाया जाता है, बंद प्रकार का सहवन तंत्र होता है। श्वसन देखें तो श्वसन होता है या तो त्वचा से होता है और या फिर किससे होता है, गलफड़ों से होता है। श्वसन में त्वचा भी काम में आती है, और श्वसन के लिए कुछ विशेष अंग होते हैं, जैसे नेरिस, नेरिस एक इसका उदाहरण है, नेरिस एक इसका क्या है, उदाहरण है। इस नेरिस में क्या होता है कि गलफड़ों से क्या होता है, श्वसन होता है। जैसे केंचुआ इसका एक उदाहरण है, वैसे ही समुद्र में रहने वाला इसका एक जीव होता है, एक सदस्य होता है जिसे बोलते हैं नेरिस, और उस नेरिस में क्या पाया जाता है, गलफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। इसके अलावा यदि इसका पाचन तंत्र देखें तो इसका जो पाचन तंत्र होता है, आहार में अभी आपको बताया था कि जो मिट्टी वगैरह में कोई भी जैविक कण है, कोई घास फूस का हिस्सा हो गया है या कोई जैविक अपशिष्ट है उसका हिस्सा हो गया है, जो भी चीज इसको मिलती है, या जो छोटे मोटे जीव जो मिट्टी वगैरह में पाए जाते हैं, खाद वगैरह में पाए जाते हैं, वो उसको भोजन के रूप में काम में लेता है। इसमें जो पाचन होता है वो पाचन नली की सहायता से होता है। अर्थात जैसे हमारे अंदर आहार नाल होती है, हमारी आहार नाल मुख से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं, गुदा तक जाती हैं, वैसे ही इनमें भी एक पूर्ण आहार नली पाई जाती है या पाचन नली पाई जाती है, और इसमें भी जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, मुंह से, और कहां तक जाती है, गुदा। अर्थात मुंह से भोजन ग्रहण करता है और गुदा से उस अपशिष्ट को क्या करता है, बाहर निकालता है। अर्थात पाचन तंत्र कैसा हो गया है, विकसित। तो पूर्ण पाचन नली होती है, मुख से भोजन को ग्रहण करता है
और गुदा तक जाता है और गुदा से उस भोजन को बाहर, जो अपशिष्ट होता है उसको बाहर निकालता है। इसके पाचन तंत्र में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिसे हम बोलते हैं बुकार ग्रंथि। किसमें बोलते हैं? बुकार ग्रंथि। अब ये बुकार ग्रंथि क्या है? जैसे आप अपने मनुष्य के पाचन तंत्र को समझें तो हमारे पास एक ग्रंथि होती है लीवर, अग्नाशय ग्रंथि भी होती हैं, हमारे मुंह में लार ग्रंथियां भी होती हैं। उसी प्रकार से भोजन को पचाने में सहायता करने के लिए इसमें जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है बुकार ग्रंथि। ये कुछ में पाई जाती हैं, क्रोप और गिजार्ड। कुछ में ये क्रोप पाया जाता है, क्रोप नाम की एक संरचना पाई जाती है। और केंचुए में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जो इसके जो भी खाद वगैरह ये खाता है उसको क्या करता है, मिक्स करने का कार्य करता है और उसको एक तरीके से पीसने का कार्य करता है। और फिर उसमें से जो उसके लिए काम के पदार्थ होते हैं उसको तो काम में ले लेता है और बाकी अपशिष्ट को ये क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये किस में पाया जाता है? केंचुए में पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका पाचन तंत्र होता है वो विकसित अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद में देखो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि इसमें जो उत्सर्जन होता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में उत्सर्जन किसकी सहायता से होता है, तो हमारे अंदर किडनी पाई जाती हैं जो उत्सर्जन का सबसे प्रमुख अंग होती हैं। वैसे ही जो एनेलिडा संघ के जो जीव होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रेडिया। एनेलिडा संघ के जीवों में उत्सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रेडिया कहते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, वृक्कक। क्या कहा जाता है? वृक्कक कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, ये इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। कौन से संघ की? एनेलिडा संघ की। जो इसका एक सदस्य है, केंचुआ इसका एक सदस्य है, जोंक इसका एक सदस्य है, नेरिस इसका एक उदाहरण है। तो इसका जो नेरिस होता है, नेरिस होता है ऐसा एक जीव होता है और इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खंड। और इनके पास में इसकी जो सतह होती है ऐसे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, इसमें उपांग पाए जाते हैं, अर्थात संरचनाएं बाहर की ओर निकली होती हैं जो इसको चलने में सहायक होती हैं। कैसे सहायक होती हैं? चलने में। ऐसी इसके पूरे शरीर पर पाई जाती हैं। तो ये जो संरचनाएं हैं, ये जो उपांग हैं जो इसके चलने में सहायक होते हैं, इन उपांग को हम क्या कहते हैं? पेरिपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिपोडिया। और ये विशेष तौर से कौन से जीव में पाए जाते हैं? नेरिस में पाए जाते हैं, जो इसका एक उदाहरण है। नेरिस में पेरिपोडिया पाए जाते हैं जो इसको चलने में मदद करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने इसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं देख ली हैं। इसकी सम्मिति देखी हमने, द्विपार्श्व सम्मित होता है। इसका भ्रूण देखा, त्रिस्तरीय होता है। शारीरिक संगठन इसका होता है वो अंग तंत्र इस तरह का होता है। ये हमने देख लिया है। इसके बाद में इसके प्रजनन से संबंधित चीज देखें। किससे संबंधित? प्रजनन। तो प्रजनन में जो जीव होते हैं वो कुछ में तो उभयलिंगी होते हैं और कुछ होते हैं उसमें एक लिंगी। उभयलिंगी का मतलब हो गया है कि नर प्लस मादा है वो एक ही जीव में होते हैं, तब उसको बोल देते हैं उभयलिंगी। और जब नर अलग हो और मादा क्या हो? अलग हो, तब उसको बोल देते हैं क्या? एक लिंगी। तो इसमें जैसे केंचुआ है, केंचुए में नर जननांग और मादा जननांग होते हैं, वो एक ही जीव में पाए जाते हैं। इस कारण केंचुआ कैसा हो गया है? उभयलिंगी। लेकिन जो नेरिस है इसमें नर और मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, इस कारण वो कैसा हो गया है? एक लिंगी। तो उभयलिंगी भी होते हैं और एक लिंगी भी होते हैं। यदि इनमें निषेचन देखें, निषेचन इसमें बाहरी भी होता है और आंतरिक। ये दोनों आप जानते होंगे। बाहरी का मतलब जब निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना जिससे एक नया जीव बनता है। तो निषेचन शरीर के बाहर भी होता है और ये निषेचन शरीर के अंदर भी होता है।
अर्थात एनेलिडा में दोनों प्रकार का निषेचन पाया जाता है। विकास मतलब जीव बनेगा, वो कैसे बनेगा? इसमें देखो प्रत्यक्ष परिवर्तन भी होता है, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष परिवर्तन भी होता है। क्या समझते हो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से? प्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब यह हो गया कि जब किसी जीव से कोई नया जीव जन्म लेता है तो इसके जो शिशु होते हैं वो वयस्क के समान ही दिखाई देते हैं। कहने का मतलब छोटे जरूर हो सकते हैं लेकिन बाकी सारी संरचनाएं होती हैं वो वयस्क के जैसे ही होती हैं। जब इस प्रकार का परिवर्तन होता है तब तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अर्थात जो शिशु है और जो वयस्क है वो दिखते एक जैसे हैं, आकार में फर्क हो सकता है, लेकिन जब शिशु और वयस्क में क्या होता है कि एक जैसे नहीं दिखते, उनके बीच में लार्वा अवस्था आती है। कौन सी अवस्था पाई जाती है? लार्वा अवस्था पाई जाती है, और वो लार्वा अवस्था होती है वो वयस्क जैसी नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्तन। कहने का मतलब यह हो गया कि जब भी अप्रत्यक्ष परिवर्तन होगा उसमें लार्वा अवस्था पाई जाएगी। यहां पर लार्वा अवस्था पाई जाती है। कहने का मतलब प्रत्यक्ष भी होता है कुछ में और कुछ में अप्रत्यक्ष भी होता है। इसमें जो लार्वा होता है, अगर अप्रत्यक्ष परिवर्तन हो रहा है तो जो लार्वा है उसे क्या कहा जाता है? ट्रोकोफोर कहा जाता है। एनेलिडा में जो लार्वा अवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? ट्रोकोफोर कहा जाता है। जैसे मेंढक होता है उसमें भी लार्वा अवस्था पाई जाती है, मेंढक होता है उसमें टेडपोल लार्वा पाया जाता है। तो यहां पर भी लार्वा अवस्था पाई जाती है। पुनर्जीवन अर्थात पुनरुद्भवन, आपको बताया था कि इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता भी पाई जाती है। कहने का मतलब यह हो गया है कि यदि इसके शरीर को अलग अलग हिस्सों में काट दिया जाए या किसी कारणवश टूट जाता है तो इसका जो प्रत्येक खंड होता है वो एक नया जीव बना सकता है। ऐसी क्षमता भी इनमें पाई जाती है। ये हो गए हैं इसके उदाहरण। हालांकि होते तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य रूप से जो उदाहरण है, एक नंबर पे हम देख रहे हैं केंचुआ। यहां पर आप देखो, जानते ही होंगे ये क्या है? केंचुआ। और यदि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो इसके शरीर में बहुत सारे ऐसे क्या हैं? खंड हैं। बहुत सारे 100 से लेकर लगभग 150 तक इसमें क्या पाए जाते हैं? ऐसे खंड पाए जाते हैं। और ये खंड केवल बाहर ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये अंदर की तरफ भी क्या है? उपस्थित। अर्थात पूरा शरीर है वो किस में विभाजित है? खंडों में विभाजित है। और ये उभयलिंगी होता है, अर्थात नर और मादा जननांग एक ही जगह पर पाए जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एक उदाहरण इसका जोंक, जिसे हम लीच भी कहते हैं। ये जोंक है, ये खून चूसने का कार्य करती है किसी सतह से चिपककर, जैसे त्वचा से चिपकी हुई है, और इससे क्या करती है? खून चूसती रहती है। और अभी एक होता है समुद्री नेरिस। समुद्री नेरिस का मतलब ये कहां पे पाया जाता है? समुद्री जल में पाया जाता है। अभी आपको बताया था कि नेरिस होता है, इसके ऊपर बाहर की साइड में क्या निकले होते हैं? कुछ उपांग निकले होते हैं, जैसे यहां पर निकले हुए हैं। क्या निकले हुए हैं? उपांग। और इन उपांग को हम क्या कहते हैं भाई? इसमें क्या पाए जाते हैं? पेरिपोडिया पाए जाते हैं। कौन से उपांग होते हैं? पेरिपोडिया पाए जाते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस संघ के जो सबसे प्रमुख उदाहरण हमें याद रखनी है, केंचुआ, जोंक और नेरिस। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गए इसके उदाहरण। इसके बाद में यदि इनका हम आर्थिक महत्व देखें, ये कोई काम आते हैं क्या हमारे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें से जो केंचुआ है ये तो हमारे सबसे ज्यादा काम में आता है। ये लाभदायक आपका क्या है? एक जीव है। तो जैसे देखें कौन से क्षेत्र में ये काम में आते हैं और उस क्षेत्र में इनका क्या उपयोग होता है। सबसे पहले देखें कृषि, और कृषि में कौन काम में आता है? केंचुआ। कृषि में कौन काम में आता है? केंचुआ। केंचुआ होता है ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। मिट्टी को ये क्या करता रहता है? खोखली करता रहता है। मिट्टी में जो अपशिष्ट होते हैं उनको खाता है और खाने के बाद में उस
बचे हुए हिस्से को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। और उस बचे हुए हिस्सा जो इसके शरीर से निकलता है उसे क्या कहते हैं, हमें वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ध्यान से रख लेना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। इसके बाद में चिकित्सा में भी ये कुछ काम में आता है। जैसे अभी आपको एक जोंक बताई थी, ये रक्त को चूसने का कार्य करती है। तो एक लीच थेरेपी होती है, लीच का मतलब हो गया जोंक, और लीच थेरेपी में क्या होती है कि जो जोंक होती है वो रक्त को चूसने का कार्य करती है। इसके बाद में पारिस्थितिकी में इनका क्या महत्व है, हमारा जो ये पूरा सिस्टम है पारिस्थितिकी सिस्टम, इनका क्या महत्व है। एक तो ये खाद्य श्रृंखला को बनाए रखते हैं। ये खाद्य श्रृंखला वगैरह क्या होती हैं, जब हम पारिस्थितिकी वाला टॉपिक पढ़ेंगे उस समय आपको बताएंगे। इसके अलावा जो पोषक तत्व होते हैं उनके चक्र को बनाए रखती है। जो नाइट्रोजन चक्र होता है, जो फॉस्फोरस चक्र होता है, इनको बनाए रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस प्रकार से ये लाभदायक होते हैं और पारिस्थितिकी में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये कौन सा संघ था, एनेलिडा संघ था। इसके सबसे मुख्य विशेषता जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि इसके शरीर पर खंड पाए जाते हैं अंदर और बाहर की ओर, जिसे मेटामेरिज्म कहते हैं। उत्सर्जन होता है वो एक विशेष संरचना के द्वारा होता है जिसे बोलते हैं नेफ्रिडिया। इसके अलावा इसका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो भी विकसित होता है, और तंत्रिकाओं का एक गुच्छा होता है जो इसका मस्तिष्क जैसा कार्य करता है जिसे बोलते हैं गैंग्लिया। और ये ऐसा क्या होता है कि प्रत्येक खंड में पाया जाता है। जो पाचन होता है वो पूर्ण रूप से एक पाचन तंत्र पाया जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। अर्थात मुख से लेकर गुदा तक इसका पूरा आहार नाल पाया जाता है। श्वसन के बारे में यदि हम बात करें तो श्वसन में त्वचा के द्वारा भी होता है, और इसके अलावा जो नेरिस होता है उसमें एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं गलफड़े, गिल्स कहते हैं, उनके द्वारा भी इसमें क्या होता है, श्वसन होता है। अगर परिसंचरण के बारे में बात की जाए तो इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, और इन जो हीमोग्लोबिन होता है वो रक्त में ही घुला रहता है। त्रिस्तरीय होते हैं, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। तो ये एकदम एक छोटा सा रिवीजन आपको बता दिया। इसके बाद में थोड़ा सा हम केंचुए के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये इस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है जिसके बारे में थोड़ा सा एक जनरल सा इंट्रोडक्शन भी हम देख लेते हैं। तो ये है केंचुआ। केंचुए की कुछ विशेष चीजें हम देख लेते हैं। केंचुआ होता है मिट्टी में सुरंग बनाकर रहता है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। इसीलिए केंचुए को किसानों का क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। फार्मर फ्रेंड्स होता है, फार्मर से फ्रेंड होता है, ये किसानों का मित्र होता है। याद रखना है, हालांकि सबको याद रहता है फिर भी हमें ध्यान रखना है। इसके द्वारा एक खाद बनती है, जैविक खाद, जिसे क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। एक तो वर्मी कंपोस्ट बनाता है, दूसरा ये किसानों को क्या फायदा करता है कि ये मिट्टी खाता रहता है और मिट्टी को क्या करता रहता है, खोखली करता रहता है, जिससे मिट्टी में क्या होता है, वायु का प्रवेश होता रहता है, और इस प्रकार से ये मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इस केंचुए का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये याद रख लेना, ये होता है आपका फेरेटिमा, फेरेटिमा पोस्तुमा। केंचुए का वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फेरेटिमा पोस्तुमा। अभी आपको बताए थे कि इसके शरीर होता है वो खंडों में विभाजित होता है, लगभग 100 से लेकर 120 क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। क्लिटेलम, क्लिटेलम होती हैं वो प्रजनन में सहायक होती हैं। क्लिटेलम, अभी आपको एक डायग्राम दिखाया था और उस डायग्राम में यहां पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है और ये इसके प्रजनन में क्या होती है, सहायक होती हैं। इसे क्लिटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लिटेलम। और ये क्लिटेलम है बाद में क्या इसमें बदल जाती है, कोकून। जब जनन होता है उस दौरान ये उसके शरीर से बाहर निकल जाती है, अंडे इसी के अंदर परिवर्तित होते हैं और ये जब वहां से बाहर निकल जाती हैं, जैसे ये यहां पर क्लिटेलम है, ये बाहर निकल जाती है और ऐसे एक गोल संरचना बन जाती है और जिसे हम क्या कह देते हैं, कोकून कहते हैं। और इसी कोकून के अंदर इसके अंडे पाए जाते हैं और वो अंडे विकसित होकर बाद में किसका निर्माण करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। और अभी आपको बताया कि केंचुआ कैसा होता है, उभयलिंगी होता है। कहने का मतलब नर और मादा एक ही जीव में पाए जाते हैं।
तो ये हो गया है हमारा संघ एनेलिडा। कौन सा संघ हो गया है? एनेलिडा संघ हो गया है। और विशेष संघ है क्योंकि इसी का सदस्य है कौन? केंचुआ। अब इसके बाद में हम एक नए संघ के बारे में बात कर रहे हैं और जिसका नाम है ऑर्थोपोडा। यह संघ इस कारण विशेष है कि यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। हम जंतु जगत में जो 11 संघ पढ़ते हैं उन 11 संघों में सबसे बड़ा जो संघ है वो है आपका ऑर्थोपोडा। इस कारण एक तो विशेषता यह हो गई है। दूसरी विशेषता, बड़ा तो है ही है लेकिन इतना बड़ा है कि पूरे जंतु जगत में जो भी जीव पाए जाते हैं उसमें से 2/3, कहने का मतलब हो गया है लगभग 2/3, लगभग 2/3 से भी ज्यादा जीव इसी के सदस्य होते हैं। दोस्तों जो ये ऑर्थोपोडा नाम है, इससे दो, ऑर्थोपोडा जो नाम है ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो शब्द है ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब हो गया है जोड़ी, जोड़, या जिसे हम बोलते हैं जॉइंट। और पोडा का मतलब होता है उपांग, या इसे हम बोल सकते हैं पैर। अर्थात जो इन जीवों के जो पैर होते हैं जिनकी सहायता से ये चलते हैं वो एक सिंगल संरचना से नहीं बने होते हैं बल्कि ये छोटे छोटे जोड़ से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं तो इनके जो पैर होते हैं वो जोड़ों से ऐसे, इसमें क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? जोड़ पाए जाते हैं, इनके जो पैर होते हैं। और संधि का मतलब जोड़, और जोड़ वाले जो पैर होते हैं इसी के कारण इन जीवों को क्या कहा जाता है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थो शब्द है, इसका मतलब क्या हो गया है? संधि वाले अर्थात जॉइंट वाले, और पोडा का मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हो पैर, अर्थात इसके जो पैर होते हैं वो उसमें बहुत सारे जॉइंट पाए जाते हैं। जैसे हमारा हाथ होता है इसमें जॉइंट होता है कोहनी वाला, यहां वाले जॉइंट होते हैं, उसी प्रकार से इनके जो पैर होते हैं उपांग होते हैं उसमें भी बहुत सारे जॉइंट पाए जाते हैं। अर्थात दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ऑर्थो, अर्थात हो गया संयुक्त या खंडित, अर्थात इसके जो पैर वगैरह उपांग है वो खंडित होते हैं, जोड़ वाले होते हैं। और पोडा का मतलब हो गया लेग्स या पैर, या जिन्हें हम बोल सकते हैं उपांग। इसी के कारण इसको क्या कह देते हैं? ऑर्थोपोडा कहते हैं। इस संघ के जीवों के शरीर के अंग और पैर होते हैं वो खंडित और जोड़दार क्या होते हैं। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। हमें याद रखना है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा। और लगभग 80%, अभी आपको 2/3 बोला था, यह तो 2/3 से भी ज्यादा हो गया है, ये तो 3/4 से भी ज्यादा हो गया है। तो लगभग 80% प्रजातियां होती हैं वो इसी में पाई जाती हैं। इसके अंदर सब आ जाते हैं, आपके कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर मधुमक्खी, ये टिड्डी विड्डी सब कुछ इसी के अंदर शामिल होती हैं। तो इस कारण ये सबसे बड़ा संघ होता है। इसके जीव होते हैं लगभग हर जगह देखने को मिले जाते हैं। इसके जो जीव होते हैं ये आपके स्थल में भी होते हैं, अर्थात धरती पर भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, अर्थात लगभग हर पर्यावरण में इसके जीव हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इनकी विशेषता। अब इनका जो शरीर होता है वो अंग तंत्र से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अंग तंत्र, अर्थात अलग अलग कार्य हैं वो अलग अलग जो तंत्र हैं उनके द्वारा संपादित किया जाता है। बाह्य कंकाल वो काइटिन से बना होता है, ये ध्यान रखने की बात है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा कॉकरोच। कौन सा नाम सुना है? कॉकरोच। सबने नाम सुना है। और इस कॉकरोच होता है, यदि उसको छूकर देखें तो ये बाहर से एकदम सख्त होता है। इसके जो पंख होते हैं, पंख मुलायम होते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक, जब ये बैठते हैं पंखों को समेटते हैं तो उसके ऊपर एक कठोर परत आती है
और वो परत होती है, वो कठोरता होती है, इसमें एक पदार्थ के कारण होती है जिसे हम बोलते हैं काइटिन। अर्थात इसमें बाहर की ओर एक कंकाल पाया जाता है, बाहर की ओर एक कठोर आवरण पाया जाता है, और वो कठोर आवरण वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है कि जो ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव होते हैं उनका बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। अब देखते हैं इनके मुख्य मुख्य लक्षण। इनके मुख्य लक्षण, शरीर की संरचना अर्थात शारीरिक संगठन होता है, वो अभी शारीरिक संगठन तो अभी आपको बता दिया है अंग तंत्र का, अर्थात इनमें तंत्र पाए जाते हैं। शारीरिक संरचना ये भी खंडित होते हैं, इनका शरीर होता है खंडों में विभाजित होता है। कैसे भाई? जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं। ये तो इनके बाहर की तरफ एक कठोर आवरण है जो किसका बना है? काइटिन का बना है। किससे मिलकर बना है? काइटिन से मिलकर बना होता है। और इनका जो शरीर होता है ये खंडों में विभाजित होता है। ऐसे ही काले रंग का पाया जाता है कॉकरोच, इनका शरीर है खंडों में विभाजित होता है। ये इनका जो हिस्सा होता है ये होता है सिर, ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं वक्ष, और ये हिस्सा है इसका ये वो है पेट, या जिसे हम बोलते हैं उदर। तो शरीर और ये जो तीन हिस्से हैं, तीन भाग हैं, इसमें भी क्या पाए जाते हैं? खंड पाए जाते हैं। ऐसे क्या पाए जाते हैं? खंड। ऐसे इसका जो वक्ष स्थल है उसमें भी खंड पाए जाते हैं। तो इसी कारण बोलते हैं कि जो इनका शरीर बना होता है वो कैसा होता है? खंडित होता है। अभी आपको बताएंगे कि इनके मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है। सिर, वक्ष और पेट पाया जाता है। एक और बात, यहां पर जो आप ये दो देख रहे हैं ये पतले तंतु जैसे निकले होते हैं, सबने देखा होगा इसको। और ये जो तंतुनुमा संरचनाएं जो इनके सिर पर पाए जाते हैं ये इनको हिलाते रहते हैं। इन संरचनाओं को हम एक नाम से जानते हैं एंटीना। किस नाम से जानते हैं? एंटीना। और ये कॉकरोच वगैरह में होते हैं। और ये क्या होते हैं? इनके संवेदी अंग होते हैं। क्या होते हैं भाई? संवेदी अंग। अभी आपको लग रहा होगा कि एंटीना वैसे ही बोल रहे हैं, तो इसको मजाक में नहीं बोला जा रहा है, बल्कि इसके जो ये दोनों संरचनाएं हैं इनको वास्तव में एंटीना ही कहा जाता है। और इन एंटीना को ये हिलाते रहते हैं, और हिलाने से क्या होता है कि जो ये आसपास का वातावरण होता है इसके बारे में पता करते रहते हैं कि आसपास क्या चीजें आ रही हैं। तो ये जो एंटीना होते हैं ये क्या होते हैं? इनके संवेदी अंग होते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। सम्मिति होती है, कैसी होती है? द्विपार्श्व, अर्थात इनके बीच में से ही इनको क्या किया जा सकता है? दो भागों में बांटा जा सकता है। शरीर पर आवरण अभी आपको बताया है, काइटिन युक्त एक क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। बाहर का जो ये काली संरचना है, ये काला काला जो होता है ये काइटिन से मिलकर बना होता है। श्वसन, श्वसन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। श्वसन में हमें क्या ध्यान रखना है कि इनमें अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती हैं? संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये संरचनाएं होती हैं ये श्वसन में काम में आती हैं। कुछ जो जीव होते हैं उनमें पाया जाता है ट्रेकिया। कुछ जीव होते हैं उनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया के द्वारा होता है। कुछ में होता है फेफड़ों के द्वारा, और ये फेफड़े होते हैं ये किताब जैसे दिखाई देते हैं। कैसे होते हैं? किताब जैसे, जैसे किताब होती है वैसे इनके क्या होते हैं? फेफड़े। इसी कारण इनको क्या बोलते हैं? बुक लंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक लंग्स। और कुछ में होता है ये गलफड़ों के द्वारा, और ये गलफड़े भी किसके जैसे दिखाई देते हैं? किताब के जैसे, अर्थात बुक गिल्स होते हैं। गलफड़ों को इंग्लिश में हम गिल्स कहते हैं। तो या तो बुक लंग्स होते हैं या बुक गिल्स होते हैं या फिर ट्रेकिया होता है। इसके द्वारा इसमें क्या होता है? श्वसन होता है।
रक्त परिसंचरण कैसा पाया जाता है? खुला। अभी पिछले वाले में एनेलिडा में हमने देखा था बंद परिसंचरण पाया जाता है, लेकिन इसमें कैसा परिसंचरण पाया जाता है? खुला परिसंचरण पाया जाता है। अर्थात रक्त होता है, ये हृदय से निकलता है और एक विशेष प्रकार की गुहा में आकर गिर जाता है। अर्थात इसमें प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने के लिए केशिकाएं अर्थात कैपिलरी नहीं पाई जाती, कैपिलरी का जाल नहीं पाया जाता है। अर्थात एक गुहा होती है और इसी में सारे अंग डूबे रहते हैं और जैसी जैसी जिसकी जरूरत होती है वैसे वो उसको काम में ले लेता है। तो परिसंचरण होता है वो कैसा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन, यदि आपको याद हो तो हमने एनेलिडा में बताया था कि नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। यहां पर विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम बोलते हैं मेलपिगी नलिकाएं या मेलपिगियन नलिकाएं। इनका जो ऐसे जो आहार नाल होता है उसी में के पास में ऐसे पीली पीली क्या होती हैं? पीले रंग की कुछ संरचना, ऐसे पतली पतली नलिकाएं लगी होती हैं, ऐसे गुच्छों में बहुत सारी होती हैं और इन पतली नलिकाओं को हम बोलते हैं मेलपिगी नलिकाएं। अर्थात इसमें जो उत्सर्जन का कार्य है वो कौन सी संरचना कर रही है? मेलपिगी। याद रखना है हमें विशेष तौर से। तंत्रिका तंत्र होता है वो सीडी नुमा होता है, सीडी के जैसा दिखाई देता है। यदि हम देखें एक लिंगी होते हैं कि उभयलिंगी, तो नर और मादा होते हैं वो अलग अलग जीव में पाए जाते हैं। इस कारण हम बोल सकते हैं कि ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। और इनका जब विकास होता है तो विकास में ये कई प्रकार के रूपांतरण दर्शाते हैं। कहने का मतलब केवल एक अवस्था नहीं होती है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन हो गया सीधी सीधी सी बात, लेकिन अप्रत्यक्ष परिवर्तन में भी अलग अलग प्रकार की ये अवस्थाएं दर्शाते हैं, हम देखेंगे उनको। तो ये हो गई इनकी मुख्य विशेषताएं। अभी आपको बताया था कि इसका जो शरीर होता है 3 हिस्सों के अंतर्गत डिवाइड होता है। ये जो जीव होते हैं उनका शरीर कितने हिस्सों में डिवाइड होता है? 3। पहला हिस्सा हो गया इनका सिर, दूसरा हिस्सा हो गया इनका वक्ष और तीसरा हो गया इनका पेट। हालांकि अलग अलग जीवों में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर 3 हिस्सों में पाया जाता है। अर्थात इनका शरीर होता है, सामान्य रूप से इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। एक होता है सिर वाला हिस्सा, एक होता है इनका वक्ष वाला हिस्सा और एक होता है उदर अर्थात पेट वाला हिस्सा। हालांकि जो समूह होते हैं इसके, उन समूहों में विभाजन होता है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, लेकिन लगभग सभी जीवों में ये 3 हिस्से पाए जाते हैं। अभी आपको कॉकरोच में दिखाया है, बाकी जब डायग्राम आएगा तब डायग्राम में भी आपको दिखा देंगे, लेकिन एक नॉर्मली हमने एक रफ डायग्राम बनाया और उसमें दिखाया है। जंतुओं में अभी आपको संवेदी अंग बताया था। अभी आपको 2 एंटीना दिखाए थे, आपने एंटीना देखे होंगे। ये कॉकरोच के 2 एंटीना है भाई। ये जो कॉकरोच के 2 एंटीना हैं अभी आपको बताए थे किस रूप में कार्य करते हैं? ये संवेदी अंग के रूप में कार्य करते हैं। ये अपने एंटीना को हिलाते रहते हैं और जब एंटीना को हिलाते हैं तो हिलाने से आसपास का जो वातावरण होता है उस वातावरण में क्या हो रहा है, जो गति वगैरह होती है, कोई हलचल होती है तो उसको महसूस कर लेते हैं। तो एक तो इनमें क्या होता है, संवेदी अंग के रूप में एंटीना पाए जाते हैं। ये हो गए इनके एंटीना। इसके अलावा इनकी जो आंखें होती हैं, ये आंखें केवल एक सिंगल आंख नहीं है। इस आंख है ये बहुत सारे हिस्सों से जुड़ जुड़कर बनी है। अर्थात आंख है वो एक संयुक्त प्रकार के नेत्र के रूप में होती है। छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो जुड़कर इसकी आंख बनाते हैं। इस कारण ये बहुत ही छोटी चीजों को भी क्या कर सकता है, देख सकता है। तो जंतुओं में बाहरी वातावरण को महसूस करने के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, संवेदी अंग कहते हैं। इनमें 2 संवेदी अंग है मुख्य रूप से। पहला तो हो गया है एंटीना। ये सिर पर स्थित जोड़ीदार, जोड़ीदार का मतलब 2 लचीले होते हैं,
तंतु जैसे क्या होते हैं, उपांग होते हैं जो संवेदी कार्य करते हैं, आसपास के वातावरण का पता करते हैं। इसके अलावा इसके जो नेत्र होते हैं ये कैसे होते हैं, कंपाउंड, अर्थात बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बने होते हैं। और जो छोटे हिस्से जिनसे मिलकर ये नेत्र बने होते हैं उनसे क्या कहते हैं, ओमेटिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमेटिडिया। जो छोटे छोटे हिस्से मिलकर आपके कॉकरोच वगैरह में नेत्र, एक संयुक्त नेत्र बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ओमेटिडिया कहा जाता है। इसके बाद में इनमें जनन कैसा होता है, अभी आपको बताया था कि जो इसके जीव होते हैं उसमें नर और मादा होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। नर और मादा कैसे होते हैं, पृथक अर्थात एक लिंगी जीव होते हैं। और जनन मुख्य रूप से कैसा होता है, लैंगिक। मुख्य रूप से इसमें कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। कई कीटों में रूपांतरण होता है। अभी आपको बताया था कि जो कीट होते हैं वो एक जैसे ही नहीं होते हैं, वो अलग अलग रूप बदलते रहते हैं। जैसे यदि हम बात करें, एक तो होता है इनमें पूर्ण रूपांतरण। पूर्ण रूपांतरण का मतलब जो पहले वाला जीव है और जो बाद वाला जीव है, अर्थात जो शुरुआत वाला जो इसका लार्वा है और वयस्क जीव है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, एकदम अलग ही दिखाई देते हैं। और ये जो लार्वा है ये पहले दूसरे रूप में बदलता है, फिर उसके बाद में दूसरे रूप में बदलता है, फिर दूसरे रूप में बदलता है और अंत में जाकर वयस्क में बदलता है। अर्थात लार्वा और वयस्क में कोई समानता नहीं होती है, पूरा कायांतरण हो जाता है। पहले अलग प्रकार का दिखता है और बाद में अलग प्रकार का दिखता है। जैसे पूर्ण रूपांतरण होता है उनमें पहले अंडा होता है, अंडे से बनता है लार्वा, और ये जो लार्वा होता है ये गोल संरचना बना लेता है। क्या बना लेता है, गोल संरचना। और इस गोल संरचना के अंदर ये लार्वा पाया जाता है। इसके बाद में इस लार्वा के ऊपर पंख आते हैं, और पंख आने के बाद में इसमें जो इसके जो पैर वगैरह होते हैं, जो उपांग होते हैं, वो विकसित होते हैं। तो ये सब कुछ किसके अंदर विकसित होता है, एक इस गोल संरचना में, जिस संरचना को हम क्या कहते हैं, प्यूपा। और इस प्यूपा के अंदर ये लार्वा पाया जाता है, ये लार्वा पाया जाता है। और बाद में जब इसके अंदर पंख वगैरह विकसित हो जाते हैं तो उस प्यूपा को तोड़कर फिर वयस्क बाहर निकलता है। अर्थात इसका लार्वा और जो वयस्क है वो बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। जबकि कुछ होते हैं उसमें अपूर्ण रूपांतरण होता है, अर्थात अंडे के बाद में जब इसका लार्वा बनता है, वो लार्वा कुछ कुछ किसके जैसा दिखाई देता है, आपके वयस्क के जैसा दिखाई देता है। हालांकि जो इसका लार्वा और जो इसकी जो वयस्क अवस्था होती है उसमें कुछ अंतर होते हैं, लेकिन कुछ समानता पाई जाती हैं। और बाद में धीरे धीरे ये जो विकसित होता है, विकसित होकर के इसका निर्माण कर लेता है, वयस्क का निर्माण कर लेता है। कुछ अंतर तो होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही अलग होता है। ये पूर्ण कायांतरण होता है वो किस किस में पाया जाता है, तितली में और मच्छर में। किस में पाया जाता है, तितली में और मच्छर में। कैसा रूपांतरण पाया जाता है, पूर्ण रूपांतरण। और अपूर्ण रूपांतरण होता है वो होता है टिड्डे में और तिलचट्टा में। तिलचट्टा मतलब कॉकरोच। तो टिड्डी और तिलचट्टा में अपूर्ण रूपांतरण होता है। तो ये सब कुछ हमने देखा है किसके बारे में, ऑर्थोपोडा संघ के बारे में। वैसे यदि इसका हम आर्थिक महत्व देखें, ये जो जीव होते हैं, बहुत सारे जीव इसके अंतर्गत शामिल होते, बहुत सारे उदाहरण हैं। कितने ही उदाहरण दिए जाओ हमसे तो समाप्त नहीं होंगे। तो कुछ जो जीव हैं उनके उदाहरण हम यहां पर देख रहे हैं, कुछ मुख्य मुख्य। इनमें से जो जीव होते हैं कुछ लाभदायक भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। भाई लाभदायक कैसे हैं, तो मधुमक्खी है, शहद बनाती है और वह शहद हम काम में लेते हैं, तो हमारे लिए तो कैसा हो गया, लाभदायक हो गया। हानिकारक कैसे है भाई, मच्छर होता है, बीमारी फैलाता है, तो कैसा हो गया, हानिकारक। हमारे लिए लाभदायक या हानिकारक। हालांकि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये उस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होता है और इस कारण ये जरूरी होते हैं। लेकिन इनका आर्थिक महत्व देखें तो जैसे लाभदायक में मधुमक्खी है, भाई मधुमक्खी से एक तो हमें क्या मिलता है, शहद। और शहद के साथ साथ ये किस में भी सहायक होते हैं, परागण में भी सहायक होते हैं, तो लाभदायक हो गया। रेशम, रेशम का जो कीट होता है उस कीट से हमें रेशम का क्या प्राप्त होता है,
कपड़ा प्राप्त होता है, वस्त्र प्राप्त होता है, रेशम का धागा बनता है, तो हमारे लिए लाभदायक है रेशम कीट। शहतूत के ऊपर उसका पालन किया जाता है। सफाई में भी काम करते हैं, अर्थात जो अपशिष्ट वगैरह होते हैं उनको खा जाते हैं। तो झींगा हो गया, गोबर भृंग हो गया, कुछ ऐसे कीड़े जैसी संरचनाएं हो गई हैं, कीट हो गए हैं जो गोबर वगैरह को क्या करते हैं, खाते हैं। तो इस प्रकार से ये लाभदायक हो गया। इसके अलावा कुछ जो जीव होते हैं वो भोजन के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। सी फूड जिन्हें हम कहते हैं, समुद्र से प्राप्त होने वाला भोजन, जैसे मछली वगैरह खाते हैं वैसे ही लोग झींगा को भी खाते हैं और केकड़ा को भी खाते हैं, अर्थात भोजन के रूप में भी काम में आते हैं। तो ये तो हो गया इनके लाभदायक उपयोग। हानिकारक कैसे भाई? मच्छर हैं वो बीमारियां फैलाते हैं, वाहक होते हैं। ये कीट होते हैं, ये फसलों को भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खाकर नुकसान पहुंचा देते हैं। कुछ जहरीले जीव होते हैं, जैसे मकड़ी वगैरह हो गई, बिच्छू हो गया, ये बिच्छू डंक मार देता है तो जहर लग जाता है और वहां पर क्या होता है कि जहर से हालांकि कुछ मृत्यु तो नहीं होगी लेकिन शरीर को नुकसान जरूर होगा, तो नुकसानदायक हो सकते हैं। सांप इसमें नहीं आता है भाई, सांप तो हम बाद में देखेंगे, जहरीला जरूर होता है लेकिन सांप ऑर्थोपोडा में नहीं आता है। इसमें क्या देखो, ये आप देख रहे होंगे लोस्ट अर्थात टिड्डा, टिड्डा बोल दो चाहे टिड्डी बोल दो, हमें पता नहीं है लेकिन हम बोल रहे हैं टिड्डा। ये है तितली, तो तितली भी इसी में होती है। ये इसको जान रहे होंगे आप, ये है बिच्छू, कौन है, बिच्छू। और ये है आपका झींगा, क्या है भाई, झींगा। तो ये सारे के सारे जो जीव होते हैं ये कौन से संघ में आते हैं, ऑर्थोपोडा संघ में ही आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने दो महत्वपूर्ण संघों के बारे में बात की, एक बात की एनेलिडा के बारे में और एक बात की है किसके बारे में, ऑर्थोपोडा के बारे में। एनेलिडा में आपको उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है केंचुआ, और यहां पर इस संघ को इस कारण याद रखना है ऑर्थोपोडा को क्योंकि यह संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। लगभग 2/3 जीव होते हैं इसी संघ के होते हैं, इस कारण हमें याद रखना है। तो ये इन दो संघों के बारे में कंप्लीट रूप से आपको बता दिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में जरूर बताइए। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर लिखें, और यदि समझ में आया है तो भी आप गुड लिख सकते हैं या फिर आप थम्स अप का निशान दिखा सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।